दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से हैं और सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग एसोसिएशन ए एंड रीजन आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए में देखिए दिया है कि हंटर एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रीजन में आर डिप्लेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज इज एन एरिया इज पॉसिबल। यहाँ पे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर का पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए में है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और कारण आर में दिया है कि किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। तो सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पीछे आपका दिया होगा, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दिया है फर्स्ट ऑप्शन की बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए। देखिए कैसे सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, मतलब कि ए और आर दोनों ही क्या है, सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करता है। ये जो आखेटक है, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से क्या है दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्यों घूमते? इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के क्या है पौधे, फलों और जानवरों को क्या खा करके समाप्त कर देते थे। तो इसलिए क्या है भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार, चारा या और भी कुछ चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण ये भी था कि पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार क्या है अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण ये भी है कि कुछ जो नदियाँ थी, झीलें थी, झरने थे, तो पानी कभी क्या है कि नहीं सूखता, कुछ का सूख जाता था। और सूखने वाली जो नदियाँ थी, झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को क्या है पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये लोग ऐसे जगह, आखेटक लोग वही जगह जाते थे जहाँ पे आसपास पानी रहे, फल फूल रहे, उनके खाने पीने की चीज़ें रहे। फिर वो ख़त्म हो जाती थी तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो इसी के कारण से कथन ए जो है वो सही है। आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और कारण उसका सही दिया है कि किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। तो सही बात है कि खत्म हो जाता था तो इसलिए भी वो जाते थे दूसरी जगह। तो कारण क्या है, ये दोनों इसीलिए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विंडो यंग वुमेन who are differently abled, nuns, mother of Cottons, retired women servant of king, women who have retired from service in temples
any by used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. This guidelines on spinning and webbing workshop is described in which of the following text. तो आप हिंदी में भी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए कि उन जो पेड़ों में क्या है, छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिच्छुड़ियों, वृक्षों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जा सकता है। और यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है, ये पूछा गया। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है हिस्ट्री के। तो इसका ऑप्शन है, पूछा है कि ये सब किस ग्रंथ में है। तो ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी रासतरंगिणी, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है बृहत कथा मंजरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र में ये दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या दिया है कि उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिच्छुड़ियों, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश है। ठीक है, तो ये सब अर्थशास्त्र में कहा गया है। वहीं मुद्रा राक्षस किसकी मतलब इसके लेखक कौन है, तो वो है विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त है। और रासतरंगिणी के लेखक है कल्हड़ है। ठीक है, रासतरंगी के कल्हड़ है। और बचा क्या, बृहत कथा मंजरी। तो इसका तो नहीं पता, लेकिन इसका जो आंसर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है, तो ये है आपका अर्थशास्त्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिएगा कि 7th century onwards rulers often tried to demonstrate their power and resources by building large temple. Statement 2 में दिया है कि during 10th and 11th century when rulers attacked one another kingdoms they choose the क्या है, लार्जेस्ट टेम्पल होगा, ये गलत है। ठीक है, लार्जेस्ट टेम्पल। निम्नलिखित, हिंदी में पढ़िए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट में दिया है कि 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन सेकंड में दिया है कि 10वीं और जो 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। ठीक है, तो पीछे देखिए स्टेटमेंट दिया होगा, हाँ ये दिया है ऑप्शंस कि इसमें से चूज करना है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, तो ये आपका है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। कथन फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है। ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है परंतु फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या नहीं है। स्टेटमेंट ऑप्शन सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। कथन फर्स्ट सही है परंतु सेकंड गलत है। ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट फर्स्ट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखिए, ये जो 7वीं सेंचुरी में बताया है ना, 7th सेंचुरी, 7वीं जो शताब्दी से शासकों ने क्या है बड़े मंदिरों का निर्माण करवा करके भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए
करने का प्रयास किया और 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना क्या निशाना बनाते थे। तो यह दोनों कथन ही क्या है, सही है। ठीक है, तो कथन फर्स्ट क्या है और कथन जो भी फर्स्ट और सेकंड किस क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट फर्स्ट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या करता है। और आपको एग्जाम में ऐसे ही तेजी के साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। आपको 150 मिनट दिया जाता है और आपको उसी में करने होते हैं 150 क्वेश्चन। तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आर्किटेक्चरल जो है स्टाइल ऑफ इंटरसेक्टिंग आर्चीज इन हाई सीलिंग रूफ इज कॉमन बिटवीन। ऊंची भीतरी छत में जो प्रतिछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह जो शैली है डैश के बीच समान है। मतलब पूछा है कि ऊंची जो भीतरी जो सीलिंग रूफ है ना आर्चीज की, तो वो प्रतिछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की ये शैली है, तो उनके बीच क्या समानता है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि गोविंद देवा टेम्पल इन वृंदावन एंड फतेहपुर सीकरी प्लेसेस। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों का। ऑप्शन बी है बंगला डोम टेम्पल्स एंड जोधाबाई पैलेस। बांग्ला गुंबद मंदिरों और जोधाबाई के महल। ऑप्शन सी है पैलेस ऑफ विजयनगर एंड शाहजहांबाद। ठीक है, विजयनगर और शाहजहांबाद के महलों। ऑप्शन डी है कुतुब मीनार एंड राजराजेश्वर टेम्पल। ठीक है, कुतुब मीनार और राजराजेश्वर मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन एंड फतेहपुर सीकरी प्लेसेस। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों का। ठीक है, समझना इसको कि ये जो ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी और मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली जो है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। और वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और राजराजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कुन्नूर के तलिरंबा में स्थित है। ठीक है, और कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसका पूरा जो काम था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का। तो ये आप लोग समझिए ना ये टेम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन 18th सेंचुरी इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्टेटमेंट ए दिया है कि क्राफ्ट एंड कॉमर्स underwent major changes and merchants and artisans were moved to Blacktown by the European companies in the 18th century. Statement B है the black referred to native traders and craft person who lived in places like Fort St. George and Fort St. William. हिंदी में पढ़िए कि 18th सेंचुरी जो है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए में है कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपियन कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। कथन बी में है कि ब्लैक जो देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी क्या है
जगहों पर रहते थे। ठीक है, तो इसका आपको दिया गया होगा यहाँ पे ऑप्शंस, इसमें से आपको चूज करना है कि ऑप्शन ए है कि ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। ऑप्शन बी, ए एंड बी आर बोथ ट्रू एंड बी इज करेक्ट एलोबरेशन ऑफ ए, और ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का क्या है, सही वृत्तांत है। ऑप्शन सी है कि ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन डी है ए एंड बी आर बोथ ट्रू बट बी इज नॉट अ करेक्ट एलोबरेशन ऑफ ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए का सही वृत्तांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये जो कथन ए दिया है वही बस सही है, कथन बी गलत है, स्टेटमेंट जो बी है वो गलत है। 18वीं शताब्दी में जो शिल्प और वाणिज्य में क्या है, बड़े बड़े परिवर्तन आए थे जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे, स्थानांतरित हो गए थे। तो यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। और जो ब्लैक टाउन जो है, ब्लैक टाउन देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो केवल क्या है, जो केवल फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगह पर रहते थे। और ये कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पे बोला गया कि ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यह कैसे जगहों पे रहते थे, ब्लैक टाउन्स देसी जो व्यापारी है और शिल्पकारों को कहा गया है। ठीक है, और जो केवल फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पे रहते थे। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहते थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज और ये दोनों जगह पे नहीं रहते, सिर्फ वो रहते थे फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगह पे। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है और जो बी वाला वो गलत है और स्टेटमेंट जो ए है वो सही है। तो इसलिए आपका ए इज करेक्ट आंसर, ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ colonial इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट ए देखिएगा, In 1793, Thomas Munro introduced the permanent settlement in Bengal. हिंदी में है कि 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। स्टेटमेंट बी, अंडर परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। स्टेटमेंट सी कहता है कि जमींदार वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का क्या अधिकार दिया गया। और ये सारे ऑप्शंस हैं, ये स्टेटमेंट थे, आपको बताना है, आप ऑप्शन से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है कि ए, बी एंड सी। ठीक है, तीनों ही। ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी, ऑप्शन सी ओनली बी एंड सी, ऑप्शन डी है ओनली ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बी और सी क्या है इसका आंसर। हाँ, ए क्या है, नहीं होगा, ये गलत है ऑप्शन। कैसे गलत है देखिए, ये जो औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के जो संदर्भ में क्या है, बहुत सारे स्टेटमेंट है। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी और जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का क्या है, अधिकार दिया गया था। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त लागू किए थे और इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से क्या है, किसानों के लिए बनाया गया था जिन्हें रैयत कहा जाता था और इस प्रकार इस बंदोबस्त को रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता था। और इसे क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम को
1793 के माध्यम से पेश किया गया था। ठीक है, और ये यहाँ पे कह रहा है कि थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और बाकी बी क्या है कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये करेक्ट है। और स्टेटमेंट सी भी सही है कि जमींदारों और किसानों में लगान वसूलने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओनली बी एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू बट ट्रू अबाउट विलियम एडम के बारे में है। फर्स्ट है विलियम एडम वॉज अ स्कॉटिश मिशनरीज। सेकेंड है ही वॉज अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड है ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट on the progress of education in vernacular schools. Fourth है he toured the district of Bengal and Bihar to report on vernacular schools. Choose the correct option. विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब से सही है? तो फर्स्ट है, ये आपको विलियम एडम्स के बारे में दिया गया, आपको सारे स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही है। विलियम एडम्स एक स्कॉटिश प्रचारक थे। सेकेंड है कि वह एक अंग्रेजी शासक थे। थर्ड, कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। फोर्थ है, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देशी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे दिया गया होगा, सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन डी है ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। देखिए, फर्स्ट है और थर्ड है और फोर्थ है। देखिए, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, ये करेक्ट है। ठीक है, और ये अंग्रेजी शासक थे, ये गलत है। कंपनी ने इन्हें क्या है, देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, तो ये भी करेक्ट है। और उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण भी किया था। ठीक है, तो एडम्स जो थे एक शिक्षाविद विद्वान, एक कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। ठीक है, और एडम का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है और सेकंड गलत स्टेटमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में ये सारे नाम दिए गए हैं समाज सेवक के, और बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी समाज की स्थापना की है। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित रामाबाई, ईश्वरचंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए इनको मिलान करते हैं। ए का होगा राजा राम मोहन राय ने फोर्थ, राजा राम मोहन राय ने फोर्थ वाला ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और पंडित रामाबाई ने फर्स्ट मतलब कि विंडो होम विधवा गृह की स्थापना की थी, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स मतलब कि लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। तो ये आपने मैच कर लिया। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर मिलान करने के लिए था, इसमें ऑप्शन नहीं, हाँ तो मिलान हो गया ना, तो इसमें दिया नहीं है, मैंने लिया नहीं, लग रहा है इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए, पंडित रामाबाई विधवा गृह, ईश्वर विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। तो इसलिए ये आप मिलान कर लीजिएगा। इसके ऑप्शन मैं नहीं ले पाई हूँ, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा,
The strategy adopted by Ishwar Chand Vidyasagar to challenge a social evil was the following. A है referring to Western ideas, B है looking for supportive superstitions, C है finding a verse or sentence in ancient text. Choose the correct option. किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी. तो ए है पश्चिमी विचारों का हवाला देना, बी है समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, ऑप्शन सी जो है प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्य को ढूंढना. सही विकल्प का चयन करें. यह आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा ईश्वरचंद विद्यासागर ने इन चुनौतियों को किसको अपनाई थी. ये सारे ऑप्शन है कि ए ओनली बी, ऑप्शन बी ओनली सी, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है ए एंड सी दोनों. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी. देखिए कैसे ए और सी होगा, कैसे पश्चिमी जो विचारों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्य को क्या ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी. ठीक है, तो ये आपका सही है, करेक्ट है ए वाला स्टेटमेंट. उसके बाद 1820 जो ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म बंगाल में हुगली जिले के बीर सिंह गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था. ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे. एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के रूप में उनके विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों का ही क्या है आदर्श, दोनों ही आदर्श शामिल थे. तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या कहा है सी वाले में कि प्राचीन ग्रंथों में श्लोक और या वाक्य को ढूंढना क्या है इनका आदर्श था, भारतीय और पश्चिमी दोनों को. ठीक है, उनके विचारों में थे. तो इसलिए ऑप्शन ए और सी करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे. ऑप्शन ए खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, सेकंड ऑप्शन है कि पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, थर्ड है गुजरात में नमक सत्याग्रह, ऑप्शन फोर है कि आंध्र प्रदेश में गुटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह. तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने. तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, इसमें से बताना है कि असहयोग आंदोलन के हिस्से क्या क्या थे गांधी जी के. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. ऑप्शन बी है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. ऑप्शन डी है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. ठीक है, ओनली फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट. ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त क्या है 1920 को शुरू किया गया था और बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था. तो खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन जो था ये नमक सत्याग्रह और आंध्र प्रदेश में गुटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के सहयोग आंदोलन के हिस्से थे. ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन थर्ड भी सही है और ऑप्शन फोर्थ भी सही. गुजरात में नमक सत्याग्रह के लिए, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन के लिए, फोर्थ है आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह के लिए. इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. केवल फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905 was also known as वंदे मातरम मूवमेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. 1905 के
बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है? तो ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया और यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। तो यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ज्योतिबा राव फुले आर करेक्ट। ज्योतिबा राव के बारे में दिया है, फुले के बारे में स्टेटमेंट, वो एक समाज सेविका थी। तो सारे स्टेटमेंट दिए और नीचे आपको बताना है कि करेक्ट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए है कि फुले स्टडीज इन क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल। बी है स्टेटमेंट कि he countered Brahmans' claims of superiority. C है he said that Aryans were foreigners. D he was critical and anti-colonial nationalism of his time. E है statement कि he dedicated his book Ghulamgiri to anti-apartheid struggle of South Africa. चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से ज्योतिबा राव फुले पर कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट ए, फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। स्टेटमेंट बी है कि उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुल करके हमला किया था। स्टेटमेंट सी है, उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। ऑप्शन डी है, वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। स्टेटमेंट ई है, उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया था। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं ज्योतिबा राव फुले के बारे में। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये सारे सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन बी है बी, सी, डी एंड ई। सी है ए, सी, डी एंड ई। डी है ए, बी, सी एंड ई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी, ई गलत है। ठीक है, देखिए कैसे। ज्योतिबा राव फुले जो है वो तो आप स्टेटमेंट देख ही रहे हैं। फुले ने ईसाई मिशनरी जो है स्कूलों में पढ़ाई की थी, तो ये करेक्ट है। उन्होंने ब्राह्मणों के जो है कि श्रेष्ठ होने के दावों पर खुल करके हमला किया था, ये भी करेक्ट है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। क्या थे? आर्य विदेशी थे उन्होंने कहा, ये भी करेक्ट है। और वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ठीक है, ये भी करेक्ट। और दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उनके ही द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा राव जो फुले गैर जो ब्राह्मण थे ना, गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में से एक हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी करेक्ट है। और उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो डी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है और बाकी सारे करेक्ट हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट आंसर। ए, बी, सी एंड डी करेक्ट। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन सही लगे हों, आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हों मेरे बताने से पहले ही। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। और मैं चाहती हूँ कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें
और अच्छे मार्क्स से सेकंड पेपर में करें, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें आप और शेयर ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।